कौन सी विधि ऐसी है जो हमारी रेंसिडिटी को रोकती है। रेंसिडिटी क्या होता है? खाने का हमारा ख़राब हो जाना। खुले में अगर छोड़ दिया जाए तो खाना हमारा कुछ समय बाद एक फॉइल स्मेल देने लगता है, एक हमारी दुर्गंध पैदा होने लगती है खाने से, और वो जो खाने में हमारा फैट है या ऑयल है वो ऑक्सीजन में उपस्थित एयर में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके जो है हमारी कुछ दूसरे केमिकल बनाते हैं जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं, और उन्हीं से हमारी दुर्गंध पैदा होती है। ठीक है, तो इसी को सर हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है? सर ऑप्शन आपके सामने है कि भोजन को धूप में रखना, भोजन को लगातार गर्म करना, अतिरिक्त पानी मिलाना, भोजन को हवा बंद या एयर टाइट डिब्बों में रखना। तो व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन? कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से? तो सर हम जानते हैं कि अगर हम हमारा जो भी फूड है उसको हम एयर टाइट कर दें, एयर टाइट करने में एयर ना पहुंच पाए, और एयर नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो सर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और खाना हमारा काफ़ी समय तक सुरक्षित बना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सर जो है ना, अब हम कह सकते हैं कि डी सही हो जाएगा, है ना। और यही किया जाता है हमारा जो पैकेजिंग वाले फूड होते हैं उनमें देखा होगा कि जो पॉलीथीन में आते हैं, ठीक है, चाहे आपके कुरकुरे हों चाहे कुछ भी मुरमुरे हों, जो भी है, सब में क्या होता है एक दूसरी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस, जिससे होता क्या है कि हमारी उसके अंदर की एयर तो भाग जाती है, और ये हमारी एक कैसी है निष्क्रिय गैस या इनएक्टिव गैस वो उसमें भर दी जाती है। और चूँकि वो इनएक्टिव है, इनर्ट गैस है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो रिएक्शन तो करेगी नहीं। अब जो फैट हमारा लगा है, जो खाने में जो हमारी ऑयल लगा है, उससे कोई रिएक्शन नहीं होगी, और जब वहाँ पे कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होगी तो देन हमारा जो फूड है वो रिमेंस क्या बोल रहे हैं, सेफ, एबल टू ईट, खाने योग्य बना रहता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और कल आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, जो कि हमने अभी 9 बजे के लिए टाइम डिसाइड किया था, तो वो टाइम पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ है। तो हम लोग आज 10 बजे क्लास लेंगे लाइव। ठीक है, अभी आपकी क्लासेस भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई बीच में, लेकिन अब फिर से हमारी रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, और 10 बजे रात में ले रहे हैं क्लास। बाकी आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके बताना हमें। ठीक है, और एक चीज़ यही है कि भाई लाइक शेयर ज़रूर करो, ताकि हमारा जो उत्साह है, जो हमारा मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे, और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें, क्योंकि जानते हो कि बहुत मेहनत पड़ती है। नहीं अगर जानते हो तो एक बार वीडियो बना के देखना, सब चीज़ें करके देखना, तो समझ जाओगे कि सर कितना मेहनत होती है सब चीज़ों में। ठीक है, हाँ, तो उस मेहनत को बस यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, लाइक शेयर कर दो, और कुछ नहीं, यही हम आपसे चाहते हैं। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे, देखो RRB JEE के क्वेश्चंस की, जो कि हमारी 19/2/2000 इसमें लिखा है नीचे 2026 का पेपर होगा, शिफ्ट 2 का है, और हमारी क्लास नंबर जो है वो 61 होने वाली है। तो सभी लोग तैयार हो जाएं और पेन कॉपी लेकर के बैठें बिल्कुल भी, और जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको नोट डाउन करें। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको मौका देती हैं आपकी तैयारी को टेस्ट करने का, आपकी तैयारी को जज करने का। तो बिल्कुल उस तैयारी को, उस टेस्ट को बिल्कुल ना मिस करें। और दूसरा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का एक साथ रिवीजन कराने के लिए क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्लास आप बिल्कुल ना छोड़ें, पूरी क्लास देखा करें। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल परसों क्लास ली थी, जिसमें हमने 7 तक क्वेश्चन किए थे। चूँकि आप लोग बहुत लोग जुड़े नहीं थे, तो मैंने फिर वहाँ पे क्लास को रोक दिया था। उसमें 7 क्वेश्चन करा दिए थे, क्लास नंबर हमारी 60 थी। और 7 के बाद हम लोगों ने क्या किया था, होमवर्क में 10 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन दिए थे, 10 तक आपके क्वेश्चन कुल मिला के इस तरीके से हमने करवाए थे। तो हम 7 से जल्दी जल्दी से समझा देते हैं, और उसके आगे के हम लोग क्वेश्चन करते चल रहे हैं। ठीक है, वो क्लास नहीं देखी तो देख लें, लाइव वाले सेक्शन में पड़ी होगी। ठीक है, मिल जाएगी आपको। तो पहला ये क्वेश्चन आज का हमारा होगा 7 नंबर का, इसको पढ़ेंगे। थोड़ा फोटो छोटा करूँ क्या? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस अ नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग सिस्टम अंडर
स्टेडी कंडीशंस। करें कि हमारी वृत्ताकार कोई हमारी कुंडली है, उसके जो सेंट्रल रीजन है, उसके अंदर का जो रीजन है, उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम प्राप्त करना चाहते हैं। बाकी सभी चीज़ों को हमें स्थिर रखना है, इसलिए स्टेडी कंडीशन से बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, किन स्थितियों की ज़रूरत होगी। ठीक है, लिखा हुआ स्थिर स्थितियों के तहत एक वृत्ताकार धारावाही प्रणाली के केंद्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था, कौन सा सिस्टम लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बताइए, यूजिंग लूप्स ऑफ बेयरिंग रेडियाई, या फिर हमारा बी वाला है कि यूजिंग मल्टीपल क्लोजली बाउंड टर्न्स ऑफ आइडेंटिकल रेडियस विद कांस्टेंट करंट। स्थिर धारा के साथ समान त्रिज्या के कई कसकर लपेटे गए फेरों का उपयोग करना। सी वाला कह रहा है अरेंजिंग लूप्स इन रैंडम ओरिएंटेशन। लूप को रैंडम मतलब यादृच्छिक दिशाओं में व्यवस्थित करना। डी वाला कह रहा है कि अलाउिंग करंट टू वेरी विद टाइम इन सिंगल लूप। एकल लूप में, सिंगल लूप में धारा को समय के साथ बदलते रहना। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? तो इसमें ऑप्शन नंबर सर बिल्कुल हमारा बी वाला सही हो जाता है। मार्क लेना पड़ेगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है यहाँ पर कि स्थिर धारा के एक समान त्रिज्या के कई कसकर लपेटे गए फेरों का उपयोग करना। यूजिंग मल्टीपल क्लोजली बाउंड टर्न्स ऑफ आइडेंटिकल रेडियस विद कांस्टेंट करंट। जो हम फेरे लगा रहे हैं वो एक जैसे फेरे लगें। ठीक है, इसने एक यहाँ लगा दिया, एक वहाँ पर, एक जैसे फेरे लगे हों। ठीक है, और वो काफ़ी पास होना चाहिए। तो ऐसे में जो हमें सेंट्रल रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा सर, चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, वो लगभग एक जैसा मिलेगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा सर 8 है। 8 में क्या लिखा हुआ है, ऊपर ही रखते हैं फोटो। अ स्टूडेंट ड्रैग्स अ सूटकेस ऑन अ फ्लैट एयरपोर्ट फ्लोर इफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस मूव्ड बोथ डबल्स, हाउ डू द वर्क डन चेंज। एक हमारा कोई स्टूडेंट है, वो सूटकेस को ले जा रहा है एयरपोर्ट पे। ड्रैग मतलब खींचना, घसीटना, जो भी हो गया, घसीटना है ना। हाँ, तो उसको ले जा रहा है। उसने क्या किया, उस पर जो फोर्स लगा रहा था वो फोर्स पहले से दोगुना कर दिया। अब फोर्स दोगुना किया तो डिस्टेंस भी डबल हो गई। ऐसे में अब काम कितना किया जा रहा होगा उस स्टूडेंट के द्वारा सूटकेस पर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें डबल हो गई भाई। देखो हम लोग वर्क डन जानते हैं सर कि W इक्वल टू हमारा क्या होता है, F इंटू डी। अब दोनों ही चीज़ें डबल हो गई, ये 2F हो गया और ये 2D हो गया। तो F और D तो वही है, लेकिन बढ़ा क्या, 2 गुणा 2 बढ़ गया, यानी 4, 2 2 या 4, यानी जो वर्क डन है हमारा पहले से अब 4 गुना आ जाएगा। समझ रहे बात ना भाई। ये 2 2 या 4 कर लो, और हमारा F इंटू डी ऐसे बना रहेगा, EFT ऐसे बना रहेगा, है ना। 4 और गुणा में F इंटू डी, तो 4 बढ़ गया हमारा, F इंटू डी वही रहेगा, F इंटू डी वही रहा, है ना। तो 4 गुना हो जाएगा वर्क डन। जो हमारा काम है ना वो सर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से कौन सा सही हो जाएगा बताओ जल्दी से। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बताओ कौन सा सही है। 4 टाइम्स ग्रेटर, पहले से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9, विच मेथड हेल्प से प्रिवेंट रेंसिडिटी। कौन सी विधि ऐसी है जो हमारी रेंसिडिटी को रोकती है। रेंसिडिटी क्या होता है, खाने का हमारा ख़राब हो जाना। खुले में अगर छोड़ दिया जाए तो खाना हमारा कुछ समय बाद एक फॉइल स्मेल देने लगता है, एक हमारी दुर्गंध पैदा होने लगती है खाने से, और वो जो खाने में हमारा फैट है या ऑयल है वो ऑक्सीजन में उपस्थित एयर में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके जो है हमारी कुछ दूसरे केमिकल बनाते हैं जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं, और उन्हीं से हमारी दुर्गंध पैदा होती है। ठीक है, तो इसी को सर हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है सर, ऑप्शन आपके सामने है कि भोजन को धूप में रखना, भोजन को लगातार गर्म करना, अतिरिक्त पानी मिलाना, भोजन को हवा बंद या एयर टाइट डिब्बों में रखना।
तो व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो सर हम जानते हैं कि अगर हम जो हमारा जो भी फूड है उसको हम एयर टाइट कर दें, एयर टाइट करने में एयर ना पहुंच पाए, और एयर नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो सर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और खाना हमारा काफ़ी समय तक सुरक्षित बना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सर जो है ना, अब हम कह सकते हैं कि डी सही हो जाएगा, है ना। और यही किया जाता है हमारा जो पैकेजिंग वाले फूड होते हैं उनमें देखा होगा कि जो पॉलीथीन में आते हैं, ठीक है, चाहे आपके कुरकुरे हों चाहे कुछ भी मुरमुरे हों जो भी है, सब में क्या होता है एक दूसरी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस, जिससे होता क्या है कि हमारी उसके अंदर की एयर तो भाग जाती है और ये हमारी एक कैसी है निष्क्रिय गैस या इनएक्टिव गैस वो उसमें भर दी जाती है। और चूँकि वो इनएक्टिव है, इनर्ट गैस है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो रिएक्शन तो करेगी नहीं। अब जो फैट हमारा लगा है, जो खाने में जो हमारे ऑयल लगा है, उससे कोई रिएक्शन नहीं होगी, और जब वहाँ पे कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होगी तो देन हमारा जो फूड है वो रिमेंस क्या बोल रहे हैं सेफ, एबल टू ईट, खाने योग्य बना रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात क्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 सर आपके सामने लगा दिया मैंने, इसको पढ़ने थोड़ा सा आंसर करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ़ैन चालू कर लूँ क्या। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने है, इसको पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। थोड़ा सा टाइम हम ज़रूर आपको देते हैं इसलिए कि थोड़ा सा दिमाग आप अपना भी यूज कर सकें, है ना। जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर हमारा चीज़ें हमको समझ में आएंगी, और प्रैक्टिस करोगे तो हमारा दिमाग थोड़ा फास्ट हो जाता है, शार्प हो जाता है, तेज हो जाता है ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ बेस्ट इलस्ट्रेट द कंसेप्ट। एक समान गति के संदर्भ में दैनिक जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली अवधारणा को, यूनिफॉर्म एक समान वृत्तीय गति को अच्छे से कौन यहाँ पे बता रहा है ये तरीके से। ठीक है, ये पूछा गया आपसे, तो बताइए। ऑप्शन सर सारे आपके सामने इधर उधर मतलब दिए गए हैं, आप बताइए कौन सा आंसर सही होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ फिक्स्ड स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। पहले ही ऑप्शन सही है, समझ में आ गया होगा। एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है और एक समान गति से घूम रहा है। पृथ्वी के चारों ओर जो सैटेलाइट होते हैं जनरली वो हमारे क्या करते हैं, एक समान वृत्तीय गति ही करते हैं। ठीक है, बाकी देख लो भैया, दूसरा वाला पेंडुलम बॉब स्विंग टू एंड फ्रो, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे जाना, तो वो हमारी एक समान भी नहीं होती है। या तो उनको लगातार फोर्स प्रोवाइड किया जाए, नहीं तो वो धीरे धीरे हमारी जो मोशन है वो कम होती जाती है, उसका डिस्टेंस भी कम होता चला जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा कह रहा है कार मूविंग विद चेंजिंग स्पीड अलोंग सर्कुलर ट्रैक्स। ट्रैक तो जरूर सर्कुलर है लेकिन चेंजिंग लिख दिया, स्पीड बदल रही, तो यूनिफॉर्म कहाँ से हुआ। वो कह रहा है एक समान व्यक्तिगत होना चाहिए, एक समान कहाँ रहेगी जब स्पीड बदलती रहेगी। डी वाला कह रहा पर्सन वॉकिंग रेंडमली इन अ पार्क, एक हमारा कोई पर्सन है, व्यक्ति है जो पार्क में घूम रहा है रेंडमली, इधर उधर, कभी धीरे कभी धीरे, जैसे भी उसकी इच्छा होती है, तो वो भी यूनिफॉर्म, ना तो यूनिफॉर्म होगी ना ही हमारी सर्कुलर होगी। ठीक है, तो समझ गए सारे ऑप्शन, पहला ऑप्शन ठीक हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। हम चलते 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, इसको आप पढ़ेंगे और सर फटाफट आंसर करेंगे, बताइए। बताओ, विच ऑब्जर्वेशन बेस्ड सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कौन सा अवलोकन इस कथन को सबसे अच्छा समर्थन करता है कि मनुष्य में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, यह सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है मनुष्य में। बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस चीज़ को अच्छे से बता रहा है। ठीक है, या इसको एक तरीके से प्रूव कर रहा है। पहला कह रहा है कि ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन।
एक पूर्ण परिसंचरण में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ब्लड फ्लोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्कर में रक्त हृदय से केवल एक बार बहता है। बताइए। सी वाला कह रहा है कि राइट साइड द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड से ऑक्सीजनेटेड, यानी कि हृदय का दाहिना भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। और डी वाला कह रहा है कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त और बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त मिश्रित होते हैं, मिश्रित कभी नहीं होते हैं भैया, तो बिल्कुल गलत हो गया डी वाला, ठीक है। और सी वाला देखो, राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड तो खैर नहीं होता है, राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड होता है, तो सी वाला भी गलत हो गया। और बी वाला कह रहा था कि ब्लड फ्लोज ओनली वन थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट, केवल एक बार गुजरता है हार्ट से। नहीं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस वन कंप्लीट सर्कुलेशन, एक पूरा चक्कर लगाने में जो ब्लड होता है वो हृदय से 2 बार पास होता है, ठीक है, 2 बार पास होगा। एक बार हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा और दूसरी बार हमारा जो ब्लड है वो निकल के लंग्स में जाएगा, वो उनको प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। तो मानव में जो है हमारा दोहरा या डबल हम कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन होता है, या दोहरा ब्लड परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे जो हार्ट है, जो दिल है, उससे 2 बार एक चक्कर में 2 बार दिल से खून पास होता है एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। हाँ, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। 10वां क्वेश्चन 11वां हो गया। 12वां क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने है सर, ये बताओ, एनिमल टिश्यू डिफर फ्रॉम प्लांट टिश्यू बिकॉज एनिमल टिश्यूज कैसे होते हैं बताओ। दोनों में अंतर है एनिमल और प्लांट टिश्यू में। तो एनिमल टिश्यू हमारे किस तरीके से डिफ़र होते हैं, डिफरेंट होते हैं किससे, आपके प्लांट टिश्यू से। ऑप्शन ए करा कि लैग स्पेशलाइज्ड फंक्शन, विशेष कार्यों की कमी होती है, किस में, एनिमल टिश्यू में। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। बी वाला कह रहा है कि शो अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि दर्शाते हैं, मतलब एनिमल टिश्यू में असीमित वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा, कुछ लिमिट, सीमा ही नहीं, जितना चाहे उतना बड़ा हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। सी कह रहा कि आर मोस्टली लिविंग एंड फ्लेक्सिबल, मुख्य रूप से जीवित और लचीले होते हैं। और डी वाला कह रहा पोजिस है रीढ़ सेल वाल, कठोर कोशिका भित्ति रखते हैं। तो बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा वेट हम जरूर करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा आप अपना माइंड को चला सकें। हाँ भैया, आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। देखो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी वाला, मोस्टली लिविंग एंड फ्लेक्सिबल। जो इनके टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादातर हमारे कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और जीवित होते हैं, ठीक है। हाँ, सी वाला। और जो डी वाला ऑप्शन दिया कि खोजे रीढ़ सेल वाल, रीढ़ सेल वाल सर किस में पाई जाती है, वो प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है, प्लांट में पाई जाती है, जो कहीं न कहीं हमारी बाहरी आघात से, बाहरी चोटों से अपने अंदर के जो अंग हैं उनको बचा पाएँ, इसलिए रीढ़ सेल वाल पाई जाती है पौधों में, प्लांट्स में। एनिमल में नहीं होती। हम पहले एनिमल की यहाँ पे पूछा गया था कि एनिमल टिश्यू कैसे अलग होते हैं, तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है, मोस्टली लिविंग सेल्स होती हैं और बुक सेल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। अब हमें बताओ कि सर वैक्यूल किस में पाया जाता है, क्या दोनों में पाया जाएगा? ठीक, क्या कर दिया जब मैंने भी मार्कर हटा और दिया। हाँ, वैक्यूल किस में पाया जाएगा ये बताओ। इसको रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है। ये किस में, प्लांट एनिमल दोनों में पाई जाएगी या सिर्फ एक में, और एक में पाई जाएगी तो किस में पाई जाएगी, ठीक है, बताओ, कमेंट करके बताओ। 13 नंबर का सर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, फटाफट पढ़ेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा,
refer to the two statement given below and choose the correct option. स्टेटमेंट ए वाला देखो क्या कह रहा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेल्यूर अंडर एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशंस। कह रहा कि जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब मिला करके फसलें बोना एक साथ, हेल्पिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर, रिड्यूस कर देती हैं रिस्क को, खतरे को कम कर देती हैं। टोटल जो हमारी फसल को बर्बाद होने वाला जो खतरा है कि भैया एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन हो गई, जैसे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या आंधी आ गई, तो ऐसे में क्या है कि अगर हमने मिक्स क्रॉप बोई हुई हैं, बीजों को मिला मिला के फसल बोई हुई है या एक साथ कई फसलें बोई हुई हैं, तो ऐसे में रिस्क हमारा थोड़ा कम हो जाता है। क्या ये बात सही है? जब हमारी एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन होती है, ठीक है, क्या ये बात हमारी सही है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मिक्स्ड क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डेफिनिट रो अरेंजमेंट टू मिनिमाइज कंपटीशन। कह रहे हैं कि हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, इसमें डिफरेंट क्रॉप्स बोई जाती हैं और एक डिफिनिट रो अरेंजमेंट करके अलग अलग पंक्तियों में, एक पंक्ति में कोई और, दूसरी पंक्ति में कोई और फसल, तीसरी पंक्ति में कोई और, ठीक है, कम करने के लिए, कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? कथन ये सही है या दोनों सही है या फिर हमारा एक सही है? एक सही है तो कौन सा सही है? देखो यहाँ पर जो सर आंसर है ना वो डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट। बी वाला इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट है? इनकरेक्ट है बी वाला। वैसे बी वाला भी ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे अरेंजमेंट यूज किया जा रहा है कि एक डेफिनिट रो में पहले कोई फसल बोई, फिर दूसरे में कोई दूसरी फसल बोई, तो इसको हम क्या कह रहे हैं सर? इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं कह रहे हैं। ये क्रॉपिंग की एक दूसरी विधि है जिसको इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मिक्स क्रॉपिंग नहीं कही जाएगी। मिक्स क्रॉपिंग में ऐसा कोई पैटर्न यूज नहीं किया जाता है। उसमें ये भी हो सकता है कि आपने सारे बीजों को मिक्स करके वो फसल बो दी, ये भी हो सकता है, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग का। हाँ, तो एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल बो दो तो भी वो मिक्स क्रॉपिंग है, लेकिन वहाँ पैटर्न का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, जैसा कि ऑप्शन बी में बात कही जा रही है। इसलिए ऑप्शन नहीं, कथन बी हमारा ठीक नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही था कि भैया हमने मिक्स करके फसल बोई हुई है, तो जैसे सूखा पड़ गया तो कुछ हमारी ऐसी फसलें हैं जो सूखे में भी उग सकती हैं, जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो कुछ हमारी ऐसी फसलें हैं जो ज़्यादा बारिश में भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो एक फसल ख़राब हो जाएगी तो एक तो हमारी बची रहेगी, तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। टोटल लॉस तो नहीं होगा, टोटल फेल तो नहीं होंगे, है ना, समझ रहे बात को। या आंधी आ गई, कुछ बड़ी लंबी फसलें थीं तो वो गिर गई, और हमारी जो छोटी उसमें पौधे थे छोटे छोटे थे वो हमारे बच गए। तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी तरीके से फसल टोटल, जिसको फेलियर बोल रहे हैं, तो टोटल फेल्यूर नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप का साइन जरूर सर हमें भेजें, और नहीं समझ में आई तो बता दें कि सर हमें बात समझ में कम आई हुई है, ठीक है। अब देखो सर, हमने आपके लिए क्या करेंगे, हम इस वीडियो के में कुछ बुक्स जो इम्पोर्टेंट हैं साइंस के लिए, रेलवे के, आप किसी को भी एग्ज़ाम दे रहे हो, खास करके रेलवे के जो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मैं बुक्स टैग कर रहा हूँ क्योंकि आप बुक हमसे पूछते हो, इसलिए मैं टैग कर दे रहा हूँ। तो आपकी इच्छा है तो एक बार देख लेना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एन इनफाइनाइट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। भाई ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स हमेशा कैसे बनाता है इमेज, तो बताओ कमेंट में, कन्वेक्स कैसे बनाता है। तो हम लोग सर जानते हैं कि भैया जो कन्वेक्स होता है, जो उत्तल होता है, वो हमेशा 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 सीधे और कैसे बनाता है, आभासी बनाता है। आभासी वाले हमेशा सीधे होते हैं, या हम कहें सीधे वाले हमेशा आभासी होते हैं। तो सीधे आभासी हमेशा बनाता है। ये मतलब कि सीधे का मतलब इरेक्ट और वर्चुअल, या फिर वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधे। और चूँकि हमारी का इनफाइनाइट पे तो फोकस पे बनेगा इमेज, बल्कि वहाँ पे इस उत्तल दर्पण के लिए या कन्वेक्स मिरर के लिए
ऑब्जेक्ट कहीं पे डालो, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनता है, और वस्तु के आकार से हमेशा छोटा 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 छोटा, कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। अवतल दर्पण जो होता है, जिसको हम कनकेव मिरर कहते हैं, उसमें सर हमारा कैसा बनता है, मोस्टली रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल बोले तो वास्तविक इन्वर्टेड मतलब उल्टे, वास्तविक और उल्टे, वास्तविक और उल्टे। लेकिन एक कंडीशन वहाँ पर भी है, जब हमारा वर्चुअल और इरेक्ट हो जाता है, आभासी और सीधा हो जाता है, आभासी सीधा हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो कहाँ पर सर, कहाँ पे सर, जब हम वस्तु को कहाँ रख देते हैं, नियर द मिरर, और नियर द मिरर मीन्स का मतलब हुआ पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रख दें, तो इमेज हमारा दर्पण की दूसरी साइड में बनेगा, सीधा होगा, और कैसा होगा, आभासी होगा, बहुत उससे साइज में बड़ा होगा। और यहाँ पे सर अगर जिस दर्पण की बात करें तो भैया हर साइज के इमेज मिलते हैं, बहुत छोटे मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, वस्तु के आकार के भी मिलते हैं। वस्तु के आकार के कब मिलते हैं बताओ ज़रा कमेंट करके, और बहुत बड़े भी मिलते हैं। समझ गए? अब तक दर्पण की ये कहानी थी। ठीक है, हमें बताओ कि भैया वस्तु के आकार का कब मिलता है, वस्तु को हम कहाँ पे रखें तो वस्तु के आकार का इमेज मिल जाएगा, जल्दी बताओ कमेंट में। अगला क्वेश्चन 15 सर आपके सामने है, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, हमें जल्दी से पढ़ करके और इसका सही आंसर बता दो। टेल मी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। Current student claims that the force exerted by the earth on the moon is much stronger than force exerted by the moon on the earth. Based on Newton's third law and the universal law of gravitation, is this claim correct? देखो एक स्टूडेंट है हमारा, बढ़िया वाला विद्यार्थी है, उसने क्या कहा कि भैया जो चंद्रमा लगा रही है फोर्स पृथ्वी पर वो ज़्यादा है, स्ट्रोंगर है, एग्जेटेड बाय द अर्थ ऑन द मून। हाँ नहीं, अर्थ ने जो चंद्रमा पे फोर्स लगाया है, जो पृथ्वी ने चंद्रमा पे फोर्स लगाया, वो स्ट्रोंगर है, वो मजबूत है। जो हमारी अर्थ ने फोर्स लगाया है चंद्रमा पर, वो बड़ा है, वो स्ट्रोंगर है, वो मजबूत है। और जबकि जो चंद्रमा ने अर्थ पे लगाया है वो कमज़ोर है। चंद्रमा ने जो अर्थ पे लगाया है वो कमज़ोर है, ऐसा वो कहता है। कई बात सही है, बताओ जल्दी से। जबकि हमें ध्यान रखना चाहिए न्यूटन के थर्ड लॉ का और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को ध्यान में रखना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम को, न्यूटन के तीसरे नियम को ध्यान में रखना चाहिए। तो बताओ क्या ये बात स्टूडेंट की सही है कि जो पृथ्वी लगा रही चंद्रमा पर वो बड़ा है, और जो चंद्रमा लगा रही पृथ्वी पर वो छोटा है, वो कमज़ोर बल है? बताओ क्या जब बात सही है? नहीं भैया, बिल्कुल भी बात सही नहीं है। न्यूटन के नियम से होता क्या है कि दोनों ही बल हमारे बराबर होते हैं, दिशा अलग अलग होती है। ग्रेविटेशनल जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम है वो भी यही कहता है कि दोनों वस्तुएं जब हमारी फोर्स लगता है, फोर्स का फार्मूला उसमें क्या होता है सर हमारे पास, उस समय हमारे पास फार्मूला होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान में r²। तो दोनों वस्तुओं के बीच जो फोर्स लगेगा तो एक कॉमन फार्मूला दिया जाता है, यानी इतना ही फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, पहली दूसरी को खींच रही हो या दूसरी पहली को खींच रही हो, तो इतने ही बराबर फोर्स एक दूसरे पर लग रहे होंगे। पहली दूसरी पे, दूसरी पहली पे लगा रही है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है। अट्रैक्शन होता है, वो अपनी तरफ खींचती है, वो अपनी तरफ खींचती है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण वो का नियम, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जी बताओ इतने क्वेश्चन सर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके बताओ, और हमें बताओ कि सर मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ या ऑनलाइन पढ़ाऊँ। और आप लोग अगर हमें बताते हैं तो मैं आपको नंबर ज़्यादा क्वेश्चन भी करवाऊँगा। मैं थोड़े इसलिए करवा रहा हूँ कि पहले हमें पता तो लगे कि आप लोग भैया लाइक साइक कर रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाना नहीं आ रहा, और हम घंटों घंटों यहाँ पे मरते रहें, पढ़ाते रहें, और तुम लोग कुछ सीखो ही नहीं, क्लास ही नहीं देखो, तो हमारी भला इस मेहनत का क्या फ़ायदा है? इससे बढ़िया तो हम सो लें, कुछ भी कर लें। जबकि किसी को कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है तो हमारे चिल्लाने का क्या मतलब? तो बताओ क्या हमारे चिल्लाने का कोई मतलब है कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं?
ज़रूर कमेंट में बताओ, और अगर अच्छी लग रही है लाइक शेयर जरूर करना भैया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।